Hello guys, today we are going to start a topic of class 11th for the student of RBSC and CBSE both. Our topic is accounting equation. Before this topic, we have uploaded some videos of basic accounting terms. तो अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के वीडियोस को अच्छे से देखिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके क्लियर होने के बाद आप अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। जितने भी मैंने वीडियोस अब तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के 11th क्लास के लिए अपलोड किए हैं उन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है किसके बीच सर? फर्म की एसेट और लायबिलिटीज के बीच। ये रिलेशनशिप शो करता है कि फर्म की जो एसेट होती है और जो फर्म की लायबिलिटीज होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन जो क्या शो करता है? विच शोज दैट द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर इक्वल। मीन्स जो भी बिजनेस एंटिटी की एसेट और लायबिलिटीज है वो ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो गया कि हम यो कह सकते हैं कि फर्म की जो भी एसेट होगी वो किसके इक्वल होगी? सर वो लायबिलिटीज के इक्वल होगी। अब लायबिलिटीज के बारे में जब हमने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तब मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज होती हैं उसमें एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मींस ये होगा कि जो बिजनेस ओनर ने बिजनेस में मनी कंट्रीब्यूट किया है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी यानी कि कैपिटल कहते हैं। और जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल टर्म को आपके साथ जब डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कैपिटल मींस होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मिस्टर राम है और इन्होंने एक बिजनेस ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये है मिस्टर राम का एक बिजनेस हो गया और मिस्टर राम ने यहाँ अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किया यानी बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस में कैश लगाया ₹1 लाख। तो बिजनेस को क्या मिला सर? कैश मिला ₹1 लाख का। तो क्या ये कैश कैपिटल था? तो मैंने आपको बताया था कि कैश तो बिजनेस के लिए एक एसेट होगा लेकिन यहां ये कैश किसने लगाया बिजनेस में? सर ये मिस्टर राम ने लगाया। तो इसका मीनिंग इस बिजनेस पर एक क्लेम बन गया। किसका? ओनर का क्लेम बन गया। ओनर ने जो पैसा लगाया ये ओनर का एक क्लेम हो गया बिजनेस में। तो ये ओनर्स क्लेम इन द बिजनेस, ओनर्स क्लेम, ओनर का जो बिजनेस पे क्लेम होगा इस क्लेम को हम क्या कहेंगे सर? एसेट कहेंगे, सॉरी कैपिटल कहेंगे। तो ओनर्स क्लेम इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल है अपना। ओनर का जो क्लेम बिजनेस में बनेगा ₹1 लाख का। मींस ये होगा कि ये जो कैश बिजनेस को दिया किसने दिया? सर ओनर ने दिया है। तो ओनर का क्लेम बिजनेस में ₹1 लाख का हो गया। तो ये ओनर का जो क्लेम होगा ये क्लेम ही क्या होगा? फर्म के लिए कैपिटल होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको डिटेल में अगर इसे समझना है तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आप बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये समझाया हुआ है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी हर एक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मीनिंग होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी टू द आउटसाइडर ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस हैज परचेज्ड सम एसेट और गुड्स और सर्विसेज। अगर बिजनेस ने कोई एसेट परचेज की हो, गुड्स परचेज किया हो या कोई एसेट परचेज की हो जिसके लिए किसी आउटसाइडर को पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्मली एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटीज के नाम से ही जाना जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं सर? लायबिलिटी और कैपिटल इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसका टोटल किसके इक्वल होगा? सर टोटल होगा एसेट के इक्वल। सो वी कैन से अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू कैपिटल
प्लस लाइबिलिटीज, इट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अपना मेन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब चलिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को। यहां देखिए मैंने आपको लिखा, यहां क्या लिखा सर, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो एसेट है, इस एसेट की तरफ ये कैपिटल को इधर ले आता हूं, तो जब एसेट की तरफ कैपिटल ट्रांसफर होके आएगा तो ये एसेट और ये कैपिटल प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा, तो एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा, तो इक्वल क्या रह गया सर, लाइबिलिटी इक्वल में रह गया। तो इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि लाइबिलिटीज का जो वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो एसेट में से कैपिटल को माइनस कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन के बेस पे एक और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे सामने आता है कि सर जब लाइबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। ये अपनी सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, जो किससे बनी है, ये जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन थी इसी से ये बनी है। अच्छा और थोड़ा अपन इसको डिस्कस करते हैं आगे कि अगर मैंने आपसे कहा कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है और इस लाइबिलिटी को एसेट की तरफ ले आई, तो एसेट और ये लाइबिलिटी प्लस में थी, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। जब इसका साइड चेंज होगा तो माइनस लाइबिलिटी, इक्वल क्या रह गया सर, इक्वल रह गया कैपिटल। तो जब कैपिटल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या कह सकते हैं सर, एसेट में से जब लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस की तो कैपिटल की वैल्यू रह गई। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं सर, जब हम कैपिटल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एसेट में से लाइबिलिटी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ये भी हो गई कि कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो आपके पास कितनी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी सर, 3 अकाउंटिंग इक्वेशंस होगी। अब इन सब अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। मेन अकाउंटिंग इक्वेशन था एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या भी इसको लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कहूं तो भी वही बात है, और एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कहूं तो भी वही बात है। दोनों का मीनिंग एक ही होगा, क्योंकि चाहे आप 2 + 3 करेंगे तो भी टोटल 5 आना है, और अगर 3 + 2 करेंगे तो भी टोटल कितना ना 5 आना है। तो आप चाहे तो आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बोलो, चाहे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो, इक्वल तो एसेट ही होना है। तो ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन के बेस पे आपने 2 अकाउंटिंग इक्वेशन और बना दी। अगर आपसे कहीं एमसीक्यूज क्वेश्चन में दिया हो और ये 3 अकाउंटिंग इक्वेशन दी जाए तो तीनों ही अकाउंटिंग इक्वेशन सही होगी। क्वेश्चन आपसे आपको दिया गया कि विच इज करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन कौन सा है। ऑप्शन आपको 4 दिए, ऑल ऑफ द एबो। तो फर्स्ट ऑप्शन था एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सर ये तो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है। लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, तो सर इसको मैनिपुलेट करेंगे तो लाइबिलिटी की वैल्यू एसेट माइनस कैपिटल ही होगा, और कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ तीनों इक्वेशन करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा सर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इक्वेशन आपकी क्या है, करेक्ट है। अब जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना हो क्वेश्चन में, तो आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है आपको, 3 जो यहाँ पे वर्ड है एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, ये टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 2 टर्म्स और पता होनी चाहिए, एक्सपेंसेस और इनकम्स या प्रॉफिट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कितनी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए सर, फर्स्ट इज एसेट, सेकंड इज कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। ये 5 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी जो टर्म्स है ये हमने पीछे के वीडियोस में बहुत सारी टर्म्स डिस्कस की है। पीछे के वीडियोस में ही आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स मिल जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पीछे के वीडियोस देखिए,
आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स पीछे के वीडियोस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको वहां पे वीडियोस में मिलेंगी। तो पहले आप वीडियोस को देख के इन टर्म्स को क्लियर करें। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम बात करते हैं। सपोज करो आपने एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया और आपके बिजनेस में अब 1 लाख रुपीज का लॉस हो गया। तो आपने 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख का लॉस हो गया, तो अब आपके बिजनेस में आपका फाइनल कैपिटल कितना रह जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर? सर 1 लाख का लॉस हो गया तो अब फाइनल कैपिटल रह जाएगा 4 लाख रुपीज, क्योंकि लॉस होने से कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक्सपेंसेस हो या कोई भी लॉसेस हो, दैट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको कैपिटल में से माइनस कर देना है। जब भी कोई इनकम और प्रॉफिट्स होते हैं तो इनकम और प्रॉफिट्स को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बिकॉज ऑफ जब इनकम होगी तो अपनी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो यहां पे जब भी कैपिटल में आपको इनकम और प्रॉफिट्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो एडेड टू कैपिटल, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन ध्यान रखना है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और दो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई एक्सपेंस और लॉस होगा दैट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। इनकम एंड प्रॉफिट मस्ट बी एडेड टू कैपिटल। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका एक। यहां मैं एक बार आपके लिए लिखूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन को। किसे लिखूंगा सर? बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखूंगा। ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपके साथ डिस्कस किया था और ट्रांजैक्शन का मीनिंग बताया था। ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है रिसीविंग बेनिफिट एंड गिविंग बेनिफिट इन रिटर्न्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रांजैक्शन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? लेन देन बोलते हैं। लेन देन में देखो दो वर्ड आ रहे हैं, दोनों को अलग कर दिया। एक हो गया लेन और एक हो गया देन। लेन का मतलब क्या हुआ सर? रिसीव किया हमने कुछ ना कुछ, और देन का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ हमने गिव किया। तो जब आप किसी से कोई बेनिफिट रिसीव करते हो तो बदले में आपको कुछ ना कुछ उसे देना ही पड़ता है। इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी शॉप पर आता हूं, मान लो कि आपकी एक स्टेशनरी शॉप हो और आपकी स्टेशनरी शॉप पर आके आपको बोलता हूं कि मुझे आप एक मार्कर दीजिए। तो आप मुझे ये मार्कर पेन देते हो, तो आपने मुझे बेनिफिट दिया और बदले में मैं आपको क्या दूंगा सर? आप बदले में हमें कैश दोगे। तो आपको कैश मिला, तो आपने रिसीव क्या किया सर? रिसीव किया कैश, और बदले में आपने इस कैश को रिसीव करने के लिए मुझे क्या दिया सर? मुझे आपने दिया ये मार्कर पेन। तो आपने गिव क्या किया सर? आपने दिया मार्कर पेन। ये मार्कर पेन आपने मुझको दे दिया। तो आपने कैश रिसीव करने के लिए मुझे मार्कर पेन दे दिया। तो आपने एक बेनिफिट रिसीव किया और बदले में दूसरा बेनिफिट दे दिया आपने मेरे को। तो बेनिफिट का मीनिंग यहाँ पे प्रॉफिट से नहीं होता है। बेनिफिट का मीनिंग आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों फॉर्म में बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मीनिंग होगा आप जब कुछ रिसीव करते हैं तो बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ता है। तो जब लेने और देने की जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। तो यहां मैं लिखूंगा आपके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, और अब यहां लिखूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहता है सर? इक्वेशन कहता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब यहां मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा और ये ट्रांजैक्शन में प्रूव होगा कि इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। देखिए यहां फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा
बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मिस्टर संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। इसका मीनिंग मिस्टर संदीप ने ₹1,00,000 का कैश कंट्रीब्यूट करके बिजनेस को स्टार्ट किया। तो देखिए, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पीछे के वीडियोस में, कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हमें यह मानना होता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या मानना होता है सर? बिजनेस एंड बिजनेस ओनर both are separated, both are separated from each other। दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक एंटिटी नहीं होते, दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों को क्या मान के चलते हैं? सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं। इसी को मान के अकाउंट बनाए जाते हैं। और हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो बिजनेस के लिए बनाते हैं, ना कि बिजनेस ओनर के लिए बनाते हैं। तो आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट होगा, बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दूसरी आपको बात ध्यान रखनी है कि जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं सर? बिजनेस के लिए बन रहे हैं, न कि बिजनेस ओनर के लिए। तो देखिए, यहां पे मिस्टर संदीप ने बिजनेस को स्टार्ट किया ₹1,00,000 कंट्रीब्यूट करके। तो बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस को ₹1,00,000 का कैश मिला। और कैश बिजनेस के लिए क्या होता है सर? एसेट होता है। तो एसेट में लिखा कैश। कितना कैश मिला सर? इसको ₹1,00,000 का कैश मिला। और ये कैश कंट्रीब्यूट किसने किया? मिस्टर संदीप ने, जो कि बिजनेस के कौन हो गए? ओनर। और ओनर जब बिजनेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो इससे ओनर का बिजनेस में जो क्लेम 1,00,000 का बन गया, ये क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ओनर्स क्लेम इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहां ये जो कैपिटल था इसका वैल्यू हो गया 1,00,000। इट मींस ये 1,00,000 रुपीज जो कैश बिजनेस को मिला है, ये किसने दिया सर? ओनर ने दिया है। और ओनर का जो क्लेम होगा उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो यहाँ कैपिटल हो गया 1,00,000 रुपीज। आई थिंक एक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां इस पॉइंट में कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही। तो लायबिलिटी आपकी 0, कैपिटल 1,00,000 इक्वल टू एसेट कितना सर? 1,00,000। तो एसेट 1,00,000, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1,00,000। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना हो गया सर? 1,00,000 हो गया। इधर एसेट का वैल्यू कितना हो गया सर? 1,00,000 रुपीज हो गया। यहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, जो क्या कहता है? एसेट का वैल्यू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल 0 प्लस 1,00,000 यानी टोटल 1,00,000, और इधर एसेट भी 1,00,000। यह फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। चलिए सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम यहां लिखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। बिजनेस ने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया। तो दो बातें होंगी। देखिए, आप अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो आप जब फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर तो आप ले लोगे, यानी आपके बिजनेस में फर्नीचर इन होगा। तो फर्नीचर परचेज किया तो आपको कैश तो पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। तो जब फर्नीचर परचेज किया तो 5,000 का कैश पेमेंट करना पड़ा। तो जो कैश 1,00,000 का बिजनेस में था, इसमें से 5,000 का कैश कम हो गया आपके पास। और इस 5,000 के कैश का पेमेंट करने के बाद आपको मिला क्या सर? फर्नीचर मिला। और फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होती है सर? एक एसेट होती है, बिकॉज ये फर्नीचर बेनिफिट देगा फ्यूचर में। तो यहां अपन ने लिखा फर्नीचर एक एसेट था, तो कैश भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट, तो दो एसेट हो गई अपने पास। तो यहां पे फर्नीचर नहीं था। यहां इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर कितने का मिला सर? 5,000 रुपीज का फर्नीचर हमें मिला।
तो ₹5,000 फर्नीचर के लिए लिख दिया अपन ने। इन चीजों का ना तो लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट हुआ और ना कैपिटल पे इफेक्ट हुआ। कैपिटल पे इफेक्ट कब होता सर? जब कोई एक्सपेंस होता या कोई इनकम होती तो कैपिटल पे इफेक्ट होता। बिकॉज मैंने आपको बताया था कैपिटल पर इफेक्ट कब होता? जब कैपिटल पर इफेक्ट कब होता? जब या तो कोई एक्सपेंस होता या कोई इनकम होती। एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो कैपिटल में प्रॉफिट और इनकम्स को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसका एक इक्वेशन बनाएंगे। यहां सेकंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अब यहां पे फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन के साथ हम एक न्यू इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो अपना न्यू इक्वेशन क्या बनेगा सर? 1 लाख का कैश था, 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग कैश कितना रह गया सर? 95,000 रुपीज का कैश रिमेनिंग रह गया। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू 0 थी पहले, अब बिजनेस में फर्नीचर आ गया 5,000 का, तो फर्नीचर का प्रेजेंट वैल्यू कितना सर? 5,000 का फर्नीचर बिजनेस में है, इक्वल टू लायबिलिटी का वैल्यू पहले भी 0 था और अब भी 0 है। कैपिटल पहले 1 लाख था और कोई चेंजमेंट ना होने से कैपिटल अब ये भी ₹1 लाख का है, तो लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख, तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना हो गया सर? 1 लाख। इधर देखिए ये एसेट है और एसेट कितना? 95 + 5, तो टोटल एसेट कितना हुआ? 1 लाख। इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना हुआ सर? 1 लाख। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड किया 1 लाख आया, और इधर तो दोनों एसेट को ऐड किया तो कितनी सर? 1 लाख आया। यहां भी इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। चलिए थर्ड इक्वेशन लिखते हैं अपन यहां पे। इक्वेशन थर्ड ट्रांजैक्शन लिखते हैं अपन यहां पे। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ₹20,000 की वैल्यू का गुड्स आपने परचेज किया। तो आपने जब गुड्स परचेज किया, गुड्स का मीनिंग क्या होता है? गुड्स का मीनिंग जो भी आइटम जिसमें आप डीलिंग करते हो, मतलब जिस आइटम को आप सेल करने और परचेज करने का बिजनेस करते हो, सेल एंड परचेज का बिजनेस कर रहे हो, वही चीज आपके लिए गुड्स होती है। मतलब थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, दैट इज गुड्स। तो यहां पे परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स परचेज किया आपने तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने कैश पेमेंट किया कितना सर? 20,000 का गुड्स परचेज किया, तो कैश पेमेंट किया आपने 20,000। अब ये 20,000 का कैश पेमेंट करने के बाद आपको मिलेगा क्या सर? हमने तो गुड्स परचेज किया तो क्या मिलेगा? गुड्स मिलेगा। तो गुड्स भी आपके लिए एक एसेट होगा। गुड्स एसेट क्यों होगा? क्योंकि गुड्स भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। जब आप इसको सेल करोगे तो आपको इससे रिसिप्ट होगा और इससे प्रॉफिट होगा, तो ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा गुड्स। तो कोई भी चीज जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी वो अपनी एसेट होती है। तो यहाँ गुड्स जो आपको बदले में मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा सर? एसेट होगा। तो एसेट में एक एसेट और आ गई, स्टॉक ऑफ गुड्स बोल देंगे अपन इसको, स्टॉक ऑफ गुड्स। ये अपनी एक एसेट्स और हो गई यहाँ पे। तो पहले तो ये एसेट अपने पास थी नहीं, 0 वैल्यू था इसका, लेकिन अब इस ट्रांजेक्शन में जब हम बात करते हैं इस एसेट की, तो इस ट्रांजेक्शन में 20,000 का गुड्स बिजनेस में आ गया, तो 20,000 यहां गुड्स ऐड कर देंगे गुड्स में। अब इसका फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं था, लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और कैपिटल पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसके साथ हम एक न्यू इक्वेशन बना देंगे यहां पे। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? देखो एडजस्ट करो इस वाली न्यू इक्वेशन को, इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो यहां ये होगा न्यू इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगा सर? 95,000 का कैश हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से 20,000 का कैश पेमेंट कर दिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया कैश सर? बिजनेस में कैश रह गया ओनली ऑफ 75,000 रुपीज का कैश बिजनेस में रह गया। अब फर्नीचर बिजनेस में 5,000 का था, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो 5,000 का फर्नीचर पहले था और 5,000 का फर्नीचर ही आज है बिजनेस में। अब बात करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स की, तो पहले स्टॉक 0 था, अब स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास 20,000 का हमने परचेज कर लिया, तो गुड्स का बिजनेस में वैल्यू हो गया 20,000। अब यहां पे लायबिलिटी का वैल्यू पहले भी 0 था और अब भी 0 है, प्लस
कैपिटल पहले भी 1 लाख था और अब भी 1 लाख है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ था कैपिटल पर। तो देखो लाइबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख, सो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना 1 लाख। अब इन एसेट को ऐड करो, ये 3 एसेट हो गई अपने पास, तीनों को ऐड करो, 75 प्लस 5 80,000, 80 प्लस 20,000 कितना हो गया सर, ये 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे टोटल एसेट का वैल्यू कितना सर, एसेट का वैल्यू है 80,000 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का वैल्यू कितना है सर 1 लाख। तो सॉरी एसेट का वैल्यू कितना है सर 1 लाख, 75 80 और 20 1 लाख। उधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का वैल्यू कितना है सर 1 लाख। तो यहाँ पे एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ भी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये भी आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इट मींस जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद आपकी इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मींस हर बार जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी लेन देन आपका बिजनेस में होगा, तो हर लेन देन के बाद आपकी एसेट, टोटल एसेट की वैल्यू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही रहेगी। तो चलिए एक और ट्रांजेक्शन अपन इसमें समझ लेते हैं। 4th ट्रांजेक्शन मैं लिख रहा हूं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 36,000। आपने 36,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, बट क्रेडिट परचेज किया। क्रेडिट परचेज का मीनिंग क्या होता है सर, उधार में खरीदा आपने, गुड्स तो परचेज किया लेकिन पेमेंट इमीडिएटली नहीं किया, पेमेंट आप फ्यूचर में किसी टाइम पीरियड में करोगे। तो यहां जब आपने गुड्स परचेज किया तो आपके बिजनेस को क्या मिला सर, ये गुड्स बिजनेस को मिल गया, बिजनेस में गुड्स तो आ गया। तो अपने पास गुड्स का वैल्यू कितना था सर 20,000 था, तो ये 36 इसमें ऐड कर दो जो आपने अभी गुड्स परचेज किया है। अब इसका फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश आपका बिजनेस से गया नहीं, क्योंकि आपने उधार में खरीदा तो कैश तो आपने दिया ही नहीं ना। तो उधार में खरीदा, कैश दिया नहीं, इसका मतलब कैश तो आपके बिजनेस से आउट हुआ नहीं। तो अब इफेक्ट क्या पड़ा, जब आपने गुड्स को उधार में खरीदा है तो आपको इसका पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा, और फ्यूचर में अगर हमें किसी का पेमेंट करना है तो वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो इस लायबिलिटी में लिखेंगे अपन क्या, क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर वर्ड क्यों लिखा, देखिए जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था क्रेडिटर का मीनिंग होता है वो पर्सन जिस पर्सन से आपने क्रेडिट परचेज किया, यानी उधार में गुड्स खरीदा हो अगर आपने किसी पर्सन से, तो उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्योंकि आपने उधार में गुड्स खरीदा है तो फ्यूचर में आपको उसे पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप फ्यूचर में किसी को पेमेंट करोगे, आपके ऊपर ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसे अपन लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ क्रेडिटर का वैल्यू कितना हो गया सर, 36,000 का गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर का वैल्यू 36,000 हो गया, और इसका कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो चलिए बनाइए, यहाँ पे इक्वेशन बनाइए, न्यू इक्वेशन। अब चलिए लास्ट इक्वेशन थी, अपन यहाँ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे, तो ये इक्वेशन का ट्रांजेक्शन क्या हो गया, लास्ट इक्वेशन, लास्ट ट्रांजेक्शन हो गया। अपन यहाँ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन था लास्ट ट्रांजेक्शन था, और लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोला जाएगा सर, इसे फाइनल इक्वेशन बोला जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है सर, 75 की कैश थी जिसमें से कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है, तो कैश अभी भी 75,000 की है। फर्नीचर 5 का था, इसमें कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, तो फर्नीचर 5,000 का रह गया, प्लस स्टॉक 20 का था, 36 का आपने परचेज किया, तो 20 प्लस 36 टोटल कितना हो गया सर, 56,000 का फर्नीचर हो गया अपने पास। इसके बाद इक्वल लाइबिलिटी का वैल्यू कितना था सर, 0 था, और अब लाइबिलिटी का वैल्यू कितना सर, 36,000 लाइबिलिटी का वैल्यू, प्लस कैपिटल पहले 1 लाख था, अब ये 0 था, इसमें कोई इफेक्ट नहीं था, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख हो गया, 0 ऐड किया तो ये आपका लाइबिलिटी 36 और कैपिटल 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 36 कितना हो गया, 1,36,000। ये तो था लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो यहाँ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों को ऐड किया तो कितना है सर, 1,36,000 आता है। अब इधर इनको ऐड करो सबको, ये सारी एसेट, तो इन एसेट को हमने ऐड किया, 75 प्लस 5,000 80,000, 80 और 56, 80,000 और 56,000 हो जाएगा
1,36,000। तो यहाँ एसेट का वैल्यू कितना सर 1,36,000 और उधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का वैल्यू कितना सर 1,36,000। तो यहां भी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इट मींस जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, जो क्या बताता है हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन कि आपकी जो भी लाइबिलिटीज और कैपिटल होगी इन दोनों का एडिशन फर्म की एसेट के इक्वल होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपने अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उन वीडियोस को ध्यान से देखें। उन वीडियोस में जब आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर होगी उसके बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझ पाओगे। अब 3 वीडियोस हमने यहाँ पे अपलोड किए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, उन तीनों वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा मैं, तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को ध्यान से देखें, उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।